यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? लेक्चर नंबर 7। आज आए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर मैनेजमेंट थॉट्स। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। वी आर वेटिंग फॉर अनदर 2 मिनट। 8 बज के 3 मिनट तक की करेंगे तैयार, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग प्रतिमा, प्रदीप पटेल, अंजलि, प्रियंका। जल्दी से और बचे हुए सब लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। वॉइस स्लो आ रही है। अभी ठीक आएगी आवाज़, क्लियर आवाज़ आएगी अभी। अब क्लियर आ रही है आवाज़? अभी क्लियर आएगी आवाज़। 1 मिनट और इंतजार करते हैं, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब हो गया है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर मैनेजमेंट थॉट। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, शेयर करिए। So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management and Commerce and Economics. I used to work with the India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda. Mentored and guidance more than 1,000 plus candidates who have successfully qualified UGC NET JRF in a Commerce, Management and Economics. Cracked the UGC NET JRF 4 times in a Commerce and Management in the last few years. Published more than 20 research papers in top quality index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. So today's topic for presentation is what are the 14 principles of management. तो हम लोग एक एक करके सब चलेंगे. We'll start with the what are those 14 factors. So we'll start with the पहले आप 14 समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी को पूरा डिस्क्राइब करेंगे. डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डी कॉर्पो. So these are the 14 principles of management has given by the Henry Fayol. अब इसको हम 14 के 14 को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे. व्हाट आर द डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है. तो व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल. सो पहला और डिवीजन ऑफ वर्क. व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्या मतलब होता है इसका डिवीजन ऑफ वर्क. Work should be divided among the individual and group to ensure that effort and attention are focused on a special portion of the task. Fayol presented work specialization as a best way to use the human resources of the organization. मतलब एक संस्था में अगर 100 लोग हैं तो 100 के बीच में पूरा काम डिवाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, कुछ लोग कम काम कर रहे हैं. तो वर्क शुड बी डिवाइडेड among the individual. जितने सारे ग्रुप है, जितने लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, और पूरा एक इक्वल सबके बीच में काम डिवाइडेड होना चाहिए. ठीक है. और काम डिवाइड होते समय एक बात और दिमाग में रखना है कि राइट जॉब या राइट जॉब एट ए राइट पर्सन, सही काम सही इंसान को मिले. जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उन्हीं स्पेशलाइज्ड लोगों को उसी तरह का काम मिले जिस तरीके से काम करने में वो लोग स्पेशलाइज हैं. तो वर्क शुड बी डिवाइडेड. पूरा काम हम लोग टुकड़ों में बांट देंगे, इंडिविजुअल्स में, ग्रुप में. उसके बाद हम लोग काम को डिवाइडेड करेंगे उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी स्किल के अनुसार, उनकी क्वालिटी के अनुसार. इसका पहला मतलब हो गया डिवीजन ऑफ वर्क. अगला हो गया अथॉरिटी. व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ अथॉरिटी. The concept of authority and responsibility are closely related. जो कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है. अथॉरिटी वॉज डिफाइंड बाय द फेयोल एज अ राइट टू गिव ऑर्डर, द पावर टू एग्जेक्ट ऑबिडेंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व बीइंग एन अकाउंटेबल एंड इज देयरफॉर नेचुरली एसोसिएटेड विद अथॉरिटी. whomsoever assume authority और also assume responsibility. कुल कहने का मतलब यह है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपस में संबंध रखते हैं. अथॉरिटी को फेयोल ने डिफाइन किया है कि अथॉरिटी वाज डिफाइंड बाय द फेयोल एज अ राइट टू गिव ऑर्डर्स. मतलब जिसको हम लोग अथॉरिटी देंगे उसको अधिकार देंगे कि वो ऑर्डर दे सकता है, और जिसको ऑर्डर दे रहे हैं वो उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन ऑर्डर को वो माने भी. तो अथॉरिटी का मतलब क्या है. हेनरी फेयोल्स ने अथॉरिटी को किस तरीके से समझाया है. उन्होंने समझाया है कि अथॉरिटी वाज डिफाइंड बाय द फेयोल एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जेक्ट ऑबिडेंस. मतलब अथॉरिटी हमने आपको दे दी तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, और ऑबिडेंस, और जिसको ऑर्डर दे रहे हैं उन सभी इंसान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन सब चीजों को समझे, उन ऑर्डर को समझे, उन ऑर्डर को वो फॉलो करें. दिस इज ऑल अबाउट द अथॉरिटी. अगला आया डिसिप्लिन.
पता ही है कि दुनिया का कोई संस्था है, कोई भी संगठन है, अगर उसको अच्छी तरह से आप चाहते हो कि वो अच्छी तरह से रन करे, अच्छी तरह से सक्सेसफुली चलता रहे, तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इट रिक्वायर द कॉमन एफर्ट ऑफ द वर्कर्स। जितने के जितने संस्था में लोग काम कर रहे हैं, जितने वर्कर हैं, जितने एम्प्लॉयज सब काम कर रहे हैं, उनका एक कॉमन एफर्ट होगा, एक मतलब एक साथ वो लोग कोशिश करेंगे, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफलता पा सकता है। पेनाल्टी शुड बी अप्लाइड जुडिशली टू इनकरेज द कॉमन एफर्ट। मतलब अगर जो लोग पूरी तरह से काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उनको पेनाल्टी पड़ना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है कि सब लोग डिसिप्लिन में काम करें, सिद्धांत में रह के काम करें, प्रिंसिपल्स को मानकर काम करें, और सबके सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू कि एवरीबॉडी हैज टू वर्क एज एन कॉमन एफर्ट, और जो काम ठीक तरह से नहीं करेगा पेनाल्टी शुड बी अप्लाइड जुडिशली टू इनकरेज द कॉमन एफर्ट। दिस इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ हार्नी फ्यूल्स। Namaste, Akansha. Now, fourth is comes under the unity of command. What is this meaning of unity of command? Workers should receive order from only one manager. Suppose that there are few workers, आपके ऊपर मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं या 50 लोग काम कर रहे हैं। सपोज दैट 50 persons आर वर्किंग इन एबव यू, आपके ऊपर 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 मैनेजर्स हैं अलग अलग फील्ड के। तो अगर आपको काम कहाँ से आएगा? केवल एक ऑर्डर से, एक ही लोग आपको केवल ऑर्डर देगा। वन मैनेजर इज इक्वल टू, वो मैनेजर 10 लोगों को काम दे सकता है, बट एक लेबर के पास एक ही तरफ से काम आना चाहिए। मान ली सपोज दैट हम भी आपको काम दे दें, दूसरा भी काम दे दे, तीसरा भी काम दे दे, चौथा भी काम दे दे, व्हाट विल हैपन? अब एक समय में हमने आपको बोल दिया कि 1 घंटे में ये काम करके आइए, 4 मैनेजर ने आपको एक साथ बोल दिया कि ये काम करके आना है, यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देन एक टाइम 1 घंटे ही है, चारों ने आपको बोला उसी समय में काम करना है, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी अ वायलेशन ऑफ रूल। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि वर्कर शुड रिसीव, वर्कर जितने भी हैं उनको एक ही जगह से ऑर्डर होना चाहिए। वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। आगे आया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इन ए कॉमन डायरेक्शन। ठीक है, तो पूरे के पूरे संगठन में ऑल दोस पर्सन्स हु आर वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जितने के जितने लोग आए जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, कॉमन डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। शुड नॉट बी, ऐसा नहीं कि सब लोग अपने अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पे आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। वी हैव टू बी मोर फोकस ऑन द कंपनी ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशंस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको काम करना है। सभी के सभी लोग, पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्या काम करेगा? कॉमन डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में काम करेगा, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है subordination of individual interest to the general interest. The interest of one person should not take priority over the interest of the organization as a whole. मतलब कहने का मतलब क्या है? आपको एक इंसान के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं देना है, एक इंसान के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देना है। हम लोग को पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरेस्ट को हम लोग मान के चलेंगे। मतलब वी आर मोर, अगर सपोज दैट एक संगठन में, एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो मेनली वी आर वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नॉट योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। वी हैव टू बी गिव द मोर प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। समझ गया? रेम्यूनरेशन, सैलरी में दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं सैलरी के लिए काम कर रहा है कि कुछ काम करेंगे उसके बदले कुछ पैसा मिलेगा। Many variables such as cost of living, supply of qualified personnel, general business condition and success of the business should be considered in determining a worker's rate of pay. जिस तरह से आपका संगठन चल रहा है और बहुत आपको रेम्यूनरेशन देते समय, रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। आप अगर सैलरी दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं, भाई जो व्हाइट कॉलर होता है उनको सैलरी मिलता है, ब्लू कॉलर को वेजेस मिलता है, और कुल मिलाकर पैसा मिल रहा है। जो काम कर रहा है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उसको पैसा देना पड़ेगा। तो कई सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है जब भी हम लोग रेम्यूनरेशन या सैलरी या वेजेस स्ट्रक्चर बनाएंगे। वी हैव टू बी कंसंट्रेट, वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट कि जिस जगह पर आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल कितने हैं या कितने नहीं है, जनरल बिजनेस कंडीशन क्या है, सक्सेस ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस अच्छा रन कर रहा है तो आप उसको ज्यादा प्रॉफिट दीजिए। शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वर्कर्स रेट ऑफ पे। जिस समय हम लोग वर्कर्स रेट ऑफ पे अगर डिटरमाइन कर रहे हैं, उस समय हमको ये सब चीजें भी दिमाग में रखना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है,
मुंबई है तो मुंबई में सैलरी ज़्यादा ही होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल्स वहाँ पर कितने हैं, और क्वालिफाइड पर्सनल्स कम है तो आपको ना चाहकर भी ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हुआ सेंट्रलाइजेशन, एट्थ प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है फ्यूल डिफाइंड सेंट्रलाइजेशन इज लोअरिंग द इंपॉर्टेंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल, decentralization is increasing the importance. The degree to which centralization or decentralization should be adopted depend on the specific organization in which the manager is working. Centralization का मतलब है केंद्रीयकरण। इन द सेंस सेंट्रलाइजेशन में क्या करें, एक इंसान, तो एक इंसान होगा, एक मैनेजर होगा, वही डिसीजन लेगा, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन जो हम लोग बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपने जो सबऑर्डिनेट है उनका भी डिसीजन लेते समय या कोई भी कुछ भी करते समय उनका भी रोल बहुत प्ले करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक मैनेजर है या जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट के बारे में नहीं सोच रहे, अपने सबऑर्डिनेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आप सभी से फीडबैक ले रहे हैं, सभी से इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद फाइनली यू आर टेकिंग द डिसीजन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट की वैल्यू देते हैं, सबऑर्डिनेट के डिसीजन की वैल्यू देते हैं, सबऑर्डिनेट्स के इनपुट लेते हैं, बट सेंट्रलाइजेशन में हम लोग ये काम नहीं करते। फिर वो स्केलर चेन, managers in a hierarchies are part of a chain like authority scale. Each managers from the first line supervisor to the president possesses certain amount of authority. The president possesses the most authority. The first line supervisor the least. Lower level management should always keep upper level manager informed of their work activities. The existence of scalar chain and adherence to it are necessary if the organization is to be successful. Scalar chain का मतलब है कि एक चेन बनी रहेगी, टॉप लेवल हो गया, फिर मिडिल लेवल हो गया, फिर लोअर लेवल हो गया, फिर नीचे वर्कर्स हो गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसकी होगी, टॉप लेवल होंगे, उससे कम क्या होगी मिडिल लेवल की, उससे कम होगी लोअर लेवल, उससे कम होगी वर्कर्स के पास भी कोई भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होगी। तो इसमें एक हायरार्की बनी होगी कि सबसे ऊपर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, सीनियर मैनेजर कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, लेबर कौन होगा, वर्कर्स कौन होंगे। तो कुल मिलाकर ये स्केलर चेन में हम लोग क्या करें, एक चेन बनाकर चलेंगे। अगर आप अपनी संस्था को, अपने संगठन को, यू जस्ट वांट टू बी गेट सर्टेन सक्सेस इन द लॉन्ग रन, तो आपको एक स्केलर चेन बना के चलनी पड़ेगी। फिर आया ऑर्डर, फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी and coordination, all materials and people related to the specific kind of work should be treated as equally as possible, ठीक है। तो क्या है कि आपको लगता है कि फॉर द सेक ऑफ द एफिशिएंसी, मतलब अगर आप चाहते हो कि प्रभावशाली काम हो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे, तो ऑल द मटेरियल्स एंड पीपल रिलेटेड टू द स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क के लिए जितने लोग हैं, जितना मटेरियल है, जितने पीपल्स हैं, शुड बी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली, सबको एक इक्वल ट्रीट करना है। अगर एक कोई स्पेसिफिक काम है, 10 लोग काम कर रहे हैं वो, तो 10 के 10 को आपको इक्वली ट्रीट करना है, ऑल मटेरियल्स को भी जितना, ठीक है। नेक्स्ट आया इक्विटी, ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल एज पॉसिबल। कोई किसी भी संगठन में एक संगठन में कोई किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, HR में काम कर रहा है, मार्केटिंग में काम कर रहा है, फाइनेंस में काम कर रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, बट एवरीबडी क्लियर, क्लियर है, सबको आपको एक जैसा ट्रीट करना है, किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे, किसी को प्रायोरिटीज नहीं देंगे। फिर आए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक के लोग आपके साथ काम करें। तो रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज शुड ऑलवेज बी ए हाई प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज है, कोशिश करिए उनको ज्यादा और लंबे समय तक की वो आपके संगठन के साथ, आपकी संस्था के साथ, आपकी कंपनी के साथ वो काम करें। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्ट रिजेक्ट रेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द हायरिंग न्यू वर्कर्स। सीधी सी बात है, अगर नए इंसान को रिक्रूट करोगे तो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, सिलेक्शन की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा, उतना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर हो पाएगा जो पुराना इंसान काम करेगा।
सीधी सी बात है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब है आपको ऐसी एचआर पॉलिसी बनानी है, इतनी अच्छी एचआर पॉलिसी बनानी है ताकि लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक की काम करें। इनिशिएटिव, management should take steps to encourage worker initiative which is defined as a new or additional worker activity undertaken through self direction। मतलब मैनेजमेंट अपने आप भी इनिशिएटिव लेगा और वर्कर्स को भी बोलेगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, ठीक है, ताकि आप कुछ एडिशनल काम करें। आप मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप मार्केट से मार्केट सर्वे करके ला रहे हैं, तो उनको कुछ इनिशिएटिव, उन्हें कुछ इंकरेज करिए कि जाइए कुछ एडिशनल काम भी करिए, एडिशनल वर्कलोड भी लीजिए, जिससे आपको कुछ नई लर्निंग्स भी होंगी और आपको ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। स्प्रिट दी कॉर्पो, इसका मतलब मैनेजमेंट शुड इनकरेज द हार्मोनी एंड जनरल गुड फीलिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉय। मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे, दे शुड हैव द हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग द एम्प्लॉय। जितने के जितने ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहे। क्लियर? ये स्प्रिट दी कॉर्पो। आज वैसे संडे तो हमने क्लास ले लिया, तो आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है। बचा हुआ हम लोग कल मैनेजमेंट थॉट्स है वो कल पढ़ाएंगे। नोट्स हमने सभी भेज दिए। प्रिया सिंह, स्केलर चेन इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। जो गैंग प्लैंक होता है, गैंग प्लैंक का मतलब होता है बताते हैं आपको, सेम चीज ही है। जो स्केलर चेन में लोग टॉप लेवल से लोअर लेवल तक के जो लोग बने रहते हैं ना, प्रेसिडेंट हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, तो एक चेन बनी है, उसी चेन को बोलते हैं हम लोग गैंग प्लैंक। इट्स ऑलमोस्ट सेम थिंग। कल हम लोग ये बताएंगे मैनेजमेंट थॉट्स क्या होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में बताएंगे। क्लासिकल स्कूल्स क्या है, न्यू क्लासिकल स्कूल्स क्या है, मॉडर्न स्कूल्स क्या है। क्लासिकल में साइंटिफिक अप्रोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है। न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच। मॉडर्न स्कूल में सिस्टम अप्रोच और कंटिन्यूसी अप्रोच। ये कल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो अगर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडी फ्यूल्स में, प्लीज डू टेल मी। ये बचा हुआ कल पढ़ाएंगे डिटेल में आप लोगों को फ्रेश माइंड के साथ। आज सिलेबस ट्रैवलिंग, दैट इज द ओनली रीजन आई कुडंट टेक द क्लासेस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। तो उसी को हमने आज पॉप अप करने के लिए आज क्लास ले लिया है, कंपनसेट करने के लिए। आपको किसी को 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडी फ्यूल्स पे कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हैंडी फ्यूल्स तो प्लीज बता दीजिए। चलो बच्चा, पे क्लास आज का यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग कल मिलते हैं 8 बजे। अदर मैनेजमेंट थॉट्स कल हम लोग बताएंगे आप लोग को। कोई डाउट हो लास्ट टाइम पूछ रहे बताइए, अदरवाइज वी हैव टू बी कंक्लूडेड टुडेज क्लास। प्रिया, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक लोगों के पास अथॉरिटी रहेगी केवल और सभी लोगों को मानना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में और ऑर्डर लेते समय या कोई पॉलिसी बनाते समय या कोई इनिशिएटिव लेते समय आप अपने इनपुट्स, आप अपने सबॉर्डिनेट्स का इनपुट्स नहीं लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन में केवल एक लोगों के पास ही पूरी अथॉरिटी होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप सभी का इनपुट्स ले रहे हैं, आप अपने जो लोअर लेवल के लोग एम्प्लॉयज हैं उनसे भी आप इनपुट्स ले रहे हैं, उनके भी व्यूज ले रहे हैं, अथॉरिटीज भी उनके पास में होगी, ठीक है। चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों। कल मिलते हैं हम लोग इसी समय 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ। चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, गुड बाय।